Hello, बच्चों. Let us start one more lesson from our science book. That is sorting materials into groups. मतलब चीज़ों को अलग अलग ग्रुप में बांटना या सॉर्ट करना. Objects around us. हमारे आसपास की चीज़ें. We have seen that our food and clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones, and many other objects. All these objects have different shapes, colors, and uses. हम हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. बड़ी वैरायटी में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, चाहे वो खाने की चीज़ें हों या कपड़े हों. और ना सिर्फ खाना और कपड़े बल्कि उनके अलावा भी बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे आसपास हमेशा रहती हैं. जैसे कि चेयर या बुल्लक कार्ट या फिर कोई साइकिल है, बर्तन हैं, किताबें हैं, कपड़े हैं, खिलौने, पानी, पत्थर, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें. और इन सारी ही चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनके अपने शेप हैं अलग अलग, और कलर भी हैं, और उनके अलग अलग यूजेस भी हैं. हम उन्हें अलग अलग तरीके से यूज़ भी करते हैं. लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप. नाउ यू हैव टू लुक अराउंड. अपने आसपास देखना है और आइडेंटिफाई करना है उन चीज़ों को जो कि शेप में गोल हैं. Our list may include a rubber ball, a football, and a glass marble. If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, oranges, and an earthen pitcher. अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें गोल चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी, जैसे कि रबर बॉल या कोई फुटबॉल या फिर कंचा. और ऑलमोस्ट नियरली राउंड की अगर हम बात करें कि पूरी तरीके से गोल नहीं है, कुछ कुछ गोल शेप है उनका, तो हम उन चीज़ों को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल, कोई ऑरेंज या फिर मटका जिसमें हम पानी रखते हैं. Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastics. Buckets, lunch boxes, toys, water containers, pipes, and many such objects may find a place in this group. There are so many ways to group objects. In the above examples, we have grouped objects on the basis of their shape or the materials they are made from. अगर हम कहें कि हमें एक ग्रुप बनाना है ऑब्जेक्ट्स का जो कि बनी हुई है प्लास्टिक से, तो हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं एक बकेट को, हमारे लंच बॉक्स को, हमारे खिलौने जिसमें हम पानी रखते हैं वो कंटेनर, पाइप्स को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो प्लास्टिक की बनी हुई हैं. Now there are so many ways to group objects. हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं जिसमें हम अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की या चीज़ों की. हमने ऊपर जो ग्रुप बनाया है उसमें हमने शेप के अकॉर्डिंग पहले ग्रुप जो बनाया था, शेप के अकॉर्डिंगली चीज़ों को कैटेगराइज किया था, जिसमें हमने गोल चीज़ें देखी थी. फिर हमने एक और ग्रुप बनाया जिसमें हमने प्लास्टिक की चीज़ों को एक ग्रुप में डाला था. ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटीरियल. हमारे आसपास हम जो भी चीज़ें देखते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ से बनी हो, है ना. उसमें बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम देख सकते हैं. These materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud or soil. Can you think of more examples of material? यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं मटेरियल के, जैसे कि ग्लास है, मेटल है, प्लास्टिक है, वुड, कॉटन, पेपर, मड या सॉइल. क्या इनके अलावा भी कोई चीज़ें हैं, कोई मटेरियल है क्या जिनसे कोई चीज़ बन सकती है? Now here one activity is given. Let us collect as many objects as possible from around us. Each of us could get some everyday objects from home, and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school. What will we have in our collection? Chalk, pencil, notebook, rubber, duster, a hammer, nail, soap, spoke of a wheel, bat, matchbox, salt, potato. We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. For example, wall, trees, doors, tractors, road. Now यहाँ पर जो एक्टिविटी दी हुई है इसमें हमें ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना है. जितनी हम ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर सकते हैं वो डे टू डे एवरीडे लाइफ में यूज़ हो सकती हैं, है ना. उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं. क्लासरूम में जो सामान हम स्कूल में यूज़ कर सकते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को भी हम कलेक्ट कर सकते हैं. हम स्कूल से क्या चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं, लाइक चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर. हमें एक हैमर मिल जाएगा, हथौड़ा. हमें एक नेल मिल जाएगी, कील. सोप मिल जाएगा, व्हील का स्पोक मिल जाएगा, और बहुत सारे सामान हम कलेक्ट कर सकते हैं.
और ऐसे भी सामान हैं जिनको हम क्लासरूम में नहीं ला सकते, जैसे कि पेड़ हो गया, दीवार हो गई, या डोर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, रोड हो गया, इन सब चीज़ों को हम क्लासरूम में नहीं ला सकते। नाउ सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। अब जो भी सामान हमने कलेक्ट किया है इसमें से हमें सॉर्ट करना है। जो चीज़ें पेपर से बनी हैं या वुड से बनी हैं उनको हमें अलग कर देना है। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। अब मेजरली जो है वो 2 ग्रुप्स में हमने सारे सामान को बांट दिया है। एक वो सामान है जो पेपर या वुड से बना है और दूसरा वो सामान है जो इन दोनों चीज़ों से नहीं बना है। One group has the objects that are made from paper or wood, while the other group has the objects that are not made of these materials. Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. और अब हम उन चीज़ों को भी अलग कर सकते हैं जो खाना बनाने में काम में आती हैं। Now let us be a little more systematic. List all objects collected in table 2.1. Now try to identify the materials that each one is made of. अब हम इसमें एक और काम कर सकते हैं कि हमने जो भी सामान कलेक्ट किया है उसको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं कि किस चीज़ से ये पर्टिकुलर चीज़ बनी है। Now, it would be fun to make this a large table, collecting information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friends, teachers, and parents to identify the material. अब ये जो काम है, जो सॉर्टिंग का काम है, इसको करने में आएगा, बहुत मज़ा आएगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक से ज़्यादा चीज़ों से बनी हैं या उनका यूज़ ज़्यादा है, एक से ज़्यादा चीज़ में है, तो उनको कैटेगराइज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो वहाँ पर हम अपने पेरेंट, टीचर या कोई फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं। Now here table is given objects and the materials they are made of, और इसी तरीके से आपको अपनी टेबल जो है रेडी करनी है। Now another activity is given. Table 2.2 lists some common materials. You can also add more materials in column 1 that are known to you. Now try and think of everyday objects you know that are made mainly of these material and list them in column 2. Now आप जैसे कि टेबल 2.2 में देख सकते हैं कि बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स दी हुई हैं और उसी सेम मटेरियल से जो है बहुत सारा सामान बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल वुड इज गिवन, जिससे चेयर बन सकती है, टेबल बन सकता है, प्लाउ, ब्लक कार्ड एंड इट्स व्हील्स, बहुत सारे सामान जो है हम वुड से बने हुए देखते हैं। पेपर से भी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, जैसे बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स। लेदर इज ऑल्सो गिवन, लेदर से भी हमारे शूज़ बन सकते हैं, बेल्ट बन सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो पर्स भी बनता है लेदर से बनते हैं। प्लास्टिक से भी हम बहुत सारे सामान देखते हैं, एज वेल एज कॉटन से भी हम बहुत सारे मटेरियल जो है ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो बनती हैं। नाउ व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स? फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स। तो पहले हमने क्या किया, इस टेबल से हमें फ़ायदा क्या होगा कि हम ग्रुप करना सीख जाएंगे। इसमें हमने बेसिकली ग्रुपिंग ही की है। हमने एक ग्रुप बनाया है ऑब्जेक्ट्स का और उनको अलग अलग तरीके से हमने फिल किया है। और ये भी हमने जाना है कि किस तरह से हमारा जो आसपास का सामान है वो किन चीज़ों से बना है। राइट नाउ एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल। हो सकता है कि एक चीज़ सिर्फ एक ही सिंगल सामान से बनी हो। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मेनी मटेरियल। हो सकता है कि एक ही सामान बहुत सारे मटेरियल को यूज़ करके बनी हो। फॉर एग्जाम्पल एक सीजर है, हो सकता है वो पूरी मेटालिक हो, पूरी आयरन की बनी हो, या हो सकता है उसमें कुछ प्लास्टिक का यूज़ किया हो, है ना। तो ऐसे ही एक सामान को बनाने के लिए कई सारे मटेरियल्स को भी यूज़ किया जा सकता है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट? ये कौन डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर मटेरियल से ही ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनेगी? Now it seems that we need to know more about different material. तो इसके लिए हमें different materials के बारे में knowledge होना ज़रूरी है। Now properties of material, यानी एक जो मटेरियल है, हम उस किसी भी चीज़ को हम मटेरियल क्यों बोलेंगे, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए कि हम तभी बोलेंगे इसमें ये प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हम किसी भी सामान को मटेरियल कब बोलेंगे, यानी उसमें ये स्पेशल पॉइंट होने चाहिए तो ही हम एक पर्टिकुलर चीज़ को मटेरियल बोलेंगे और इसी से ही कुछ जो है सामान बन सकता है। तो लेट्स सी, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ? क्या हमने कभी ऐसे देखा है कि
जो ग्लास है जिससे हम पानी पीते हैं वो कपड़े का क्यों नहीं होता है? नाउ कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप लिक्विड, है ना। यूजुअली हम जो टम्बलर है उसको कुछ लिक्विड भरने के लिए यूज करते हैं। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ वी वेयर टू मेक ए टम्बलर आउट ऑफ क्लोथ? अब क्लोथ जो है उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, है ना, उसकी स्पेशलिटीज अलग होती हैं। अगर हम उसमें लिक्विड डालेंगे तो व्हाट विल हैपन, उसमें कुछ रुकने वाला नहीं है। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ वी वेयर टू मेक ए टम्बलर आउट ऑफ क्लोथ? व्हाट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर। तो ऑब्वियसली हम टम्बलर उसी चीज का बनाएंगे जो वो लिक्विड को होल्ड कर सके, लाइक प्लास्टिक या ग्लास या कोई मेटल, other such material that will hold water. Similarly, it would not be wise to use paper like materials for cooking vessels, है ना। अब तो पेपर के भी ग्लास आने लगे हैं, टम्बलर आने लगे हैं। क्या हम यही पेपर वाले मटेरियल को कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए? ऑब्वियसली नॉट। वी सी देन दैट वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड। तो हमें उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है यहाँ से, जहां हमने पहले पूछा था कि ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सा मटेरियल जो है वो यूज किया जाएगा किस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। तो ऑब्वियसली उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस मटेरियल को किस काम के लिए यूज करना है ना। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको किस चीज से बनाना चाहिए। नाउ हियर कम्स द अपीयरेंस। मटेरियल्स यूजुअली टुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना। जो मटेरियल्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग ही दिखते हैं, है ना। प्लास्टिक अलग दिखता है मेटल से। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, राइट। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। At the same time, there may be some similarities between iron, copper and aluminium. Even though वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो एक दूसरे से मिलती हैं, and that are not there in wood, है ना। हो सकता है कुछ प्रॉपर्टीज जो मेटल्स की मिलती हैं वो वुड से नहीं मिलती होंगी, है ना। तो it can happen. Now here one activity is given. Collect small pieces of different material like paper, cardboard, wood, copper wire, aluminium sheet, chalk. Do any of these appear shiny? Separate the shiny materials into a group. अब इस एक्टिविटी में हमें बहुत सारा सामान कलेक्ट करना है, लाइक पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। तो ये सारी चीज़ें हमें कलेक्ट करके हमें ये देखना है कि इनमें से शाइनी कौन है, किस ऑब्जेक्ट में शाइन है। नाउ सेपरेट करना है उन शाइनी मटेरियल को। Now observe as the teacher cuts each material into two pieces and look at the freshly cut surface. What do you notice? Does the freshly cut surface of some of these materials appear shiny? Include these objects also in the group of shiny material. Now do you notice that a shine or luster in other materials? Cut them any way as you can. अभी इसको क्या करना है कि अपने टीचर से बोलना है कि इन मटेरियल को जो है दो पीसेस में कट कर देना है। अब ये जो फ्रेशली कट पीस हैं तो इनमें आप क्या नोटिस करोगे कि ये जो है ये शाइनी अपीयर करेंगे। अब इन ऑब्जेक्ट्स के लिए भी जो है आप शाइनी मटेरियल में इनको इंक्लूड कर सकते हो इन ऑब्जेक्ट्स को। नाउ डू यू नोटिस दैट सच अ शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल, कट देम एनी वे एज यू कैन। जैसे अगर आप चॉक को कट करोगे, क्या उसमें शाइन आएगा? नहीं आएगा। नाउ रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मेनी मटेरियल एज पॉसिबल एंड मेक ए लिस्ट ऑफ दोज एंड विदाउट लस्टर। तो अब ये जो है जिनमें शाइन है उनको हम अलग कैटेगरी में डालेंगे, जिनमें शाइन नहीं है उनको हम एक अलग कैटेगरी में डाल देंगे। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विद सैंड पेपर टू सी इफ इट हैज लस्टर। तो अब हमें ये देखना है सैंड पेपर जो है उसके ऊपर घिस कर देखना है उस मटेरियल को कि अब भी उसमें वो शाइन है या वो शाइन चली जाती है। मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। तो जिस भी चीज में चमक है, इवन तो आप सैंड पेपर के ऊपर उसको रब कर रहे हो, फिर भी उसकी जो लस्टर है, शाइन है, वो एज इट इज है, तो हम कह सकते हैं कि ये मेटल है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मेटल्स। तो ये जो सारे ही हैं, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, ये सारे ही मेटल है। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, है ना। कुछ समय बाद क्या होता है कि ये जो मेटल होते हैं, जब हम गोल्ड ऑर्नामेंट्स लेते हैं तो वो शाइन करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनकी शाइन कम हो जाती है एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से, है ना। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। तो अब जब हम उसको कट करते हैं तो वो अंदर से
है ना, बिना यूज किया हुआ दिखता है, एकदम न्यू सा दिखता है, तो इसीलिए उसमें लस्टर होती है. Now, when you visit an iron smith or a workshop, look out for freshly cut surfaces of metal rods to see if they have luster. आप किसी वर्कशॉप पे जाओगे आयरन स्मिथ की, तो वहाँ पर आप देखोगे कि जो मेटल रॉड्स रखी होती हैं जो कि फ्रेशली कट हैं, उनमें बहुत अच्छी शाइन होती है. Now, hardness. When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress, while others can be easily compressed. अभी हमने पहली एक प्रॉपर्टी देखी जिसमें हमने लस्टर देखा, यानी कि शाइन देखी, किस मटेरियल में शाइन है और किस मटेरियल में शाइन नहीं है. सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखेंगे हार्डनेस. डिफरेंट मटेरियल की अपनी डिफरेंट हार्डनेस होती है ना. जब हम उसको प्रेस करते हैं, अगर वो अंदर दब रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो इट्स नॉट अ हार्ड मटेरियल. Take a metal key and try to scratch with it the surface of a piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail, candle, chalk, and other material or object. तो अब हमें एक्टिविटी करनी है जिसमें हमें एक की लेनी है मेटल की, और उससे सारे ही जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनको स्क्रैच करना है. कुछ चीज़ें स्क्रैच होंगी, कुछ चीज़ें स्क्रैच नहीं होंगी, है ना. इसमें हमने वुड को स्क्रैच करके देखा है, एल्यूमिनियम, एक स्टोन को स्क्रैच किया, देन एक नेल को, एक कैंडल को, एक चॉक को, और भी बहुत सारे जो भी हमारे पास मटेरियल है, ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सबको हम ये चेक करेंगे. यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटीरियल वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच्ड सो ईजिली, है ना. तो कुछ चीज़ें ईजिली स्क्रैच हो जाएंगी और कुछ चीज़ों को स्क्रैच करना बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए. मटीरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट, while some other materials which are difficult to compress are called hard. तो जिन चीज़ों को हम स्क्रैच कर सकते हैं वो सॉफ्ट मटेरियल हैं, और जिनको हम स्क्रैच नहीं कर सकते वो आ जाएंगे हार्ड मटेरियल की कैटेगरी में. फॉर एग्जाम्पल, कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट while आयरन इज हार्ड. तो हम कह सकते हैं कि कॉटन सॉफ्ट होता है लेकिन आयरन हार्ड होता है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते. इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज like luster, hardness, be rough or smooth. Can you think of other properties that describe the appearance of a material? तो हम materials को कैसे categorize करते हैं? उनको देखकर ही हमें समझ में आ जाता है कि ये इसमें luster है, इसमें shine है, तो ये एक metal है. ये hard है या smooth है, इसका surface rough है कि smooth है. इनको देखकर ही हम categorize कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को. Now, soluble और insoluble. अब हम next property की तरफ आ गए हैं, that is soluble and insoluble. Soluble and insoluble means जो घुल सकता है पानी में या जो नहीं घुल सकता है. Collect samples of some solid substances such as sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust. अब हमें ये solubility check करने के लिए हमें बहुत सारे objects की ज़रूरत है, like sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust. What is sawdust? Sawdust means लकड़ी का कचरा जो निकलता है. Take 5 glasses और beakers. यहाँ पर हमें 5 glasses या beakers लेने हैं. हर एक ग्लास को फिल कर देना है पानी से 2/3 with water. Add a small amount of sugar to the first glass. पहले वाले जो बीकर है या ग्लास है उसमें हमें शुगर डाल देना है 1 स्पूनफुल. सेकेंड में सॉल्ट डाल देना है, एंड सिमिलरली ऐड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर सब्सटेंसेस इनटू द अदर ग्लासेस. तो जो भी हमने ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर लिए हैं उन सबको ही एक एक ग्लास में डाल देना है. अब वेट करना है कुछ मिनट के लिए. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द सब्सटेंस एडेड टू वाटर. नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन द टेबल. तो यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जहाँ पर सॉल्ट तो डिसअपियर हो जाएगा कंप्लीटली इन वाटर. व्हाट विल हैपन टू शुगर? इट विल ऑल्सो डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर. Sand will not disappear. It will remain as it is. Chalk powder will also disappear. What will happen to sawdust? It will also remain as it is. ये भी dissolve नहीं होगा. Now you will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. We say that these substances are soluble in water. तो जो चीज़ें dissolve हो गई, पानी में घुल गई, उनको हम बोलेंगे soluble. और जो substances पानी में mix नहीं हुए, है ना, डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर स्टिर. स्टिर मीन्स घोलना, है ना, घोलने के बाद भी वो डिसअपियर नहीं हो रहे, तो उनको हम बोलेंगे इनसॉल्यूबल. वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस. डू लिक्विड्स ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर? तो पानी का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के फंक्शनिंग में. ये बहुत सारी चीज़ों को घोल देता है, डिजॉल्व कर देता है, ताकि उससे फिर हमें एनर्जी मिल सके. नाउ डू लिक्विड्स ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर? क्या लिक्विड भी पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं? नाउ वन एक्टिविटी इज गिवन.
Collect samples of vinegar, lemon juice, mustard oil or coconut oil, kerosene or any other liquid. तो ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं ये सारे हमें कलेक्ट करना है. देन टेक अ ग्लास टम्बलर, फिल इट अप टू हाफ विद वाटर, एड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टिर इट वेल. तो ये जो सारे लिक्विड्स हमने ऊपर दिए गए हैं इन सबको एक एक टम्बलर में डाल देना है. Now let it stand for 5 minutes. We have to wait for 5 minutes. Then observe whether the liquid mixes with water. और observe करना है कि ये जो सारे liquids हैं ये पानी में घुल जाएंगे कि नहीं घुलेंगे. Now repeat the same with other liquids. As many different liquids as are available to you. Write your observations. तो जो vinegar है ये obviously mix हो जाएगा. Lemon juice भी पानी में mix हो जाएगा. क्या mustard oil पानी में mix होगा? Soluble होगा? बिल्कुल नहीं. जितने भी ऑयल्स हैं ये पानी में मिक्स नहीं होंगे, ये ऊपर एक लेयर बना देंगे पानी के. Now we notice that some liquids get completely mixed with water, some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. तो अभी हमने ये नोटिस किया है कि जो जितने भी लिक्विड्स हैं वो कुछ तो मिक्स हो जाते हैं पानी में घुल जाते हैं, लेकिन कुछ मिक्स नहीं होते हैं और अपनी एक सेपरेट लेयर बना देते हैं. Now here Bujo suggests that we also check if the liquids that we used in activity 5 mix well with some liquid other than water. Now Paheli is curious to know whether gases also dissolve in water. तो क्या हमने जो activity 5 में जो liquids लिए हैं क्या वो किसी और liquid में घुल सकते हैं क्या? अगर हम पानी की जगह कोई और लिक्विड ले रहे हैं तो क्या उसमें वो डिजोल्व हो जाएंगे? एंड पहेली इज क्यूरियस, क्या गैसेस पानी में डिजोल्व हो सकती हैं? तो लेट अस नो सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट. तो जी हाँ बिल्कुल, कुछ गैसेस जो होती हैं ये पानी में घुल जाती हैं लेकिन सारी नहीं घुलती. वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिजॉल्व्ड इन इट. तो जो भी पानी हम देखते हैं पीते हैं उसमें कुछ क्वांटिटी जो है वो गैसेस की डिजॉल्व होती है. जैसे कि ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर. तो जो पानी में रह रहे हैं पेड़ पौधे या फिर जो एनिमल्स हैं, फिशेस हैं, ये सब जो है सांस लेते हैं. तो ये कैसे सांस लेंगे? जो पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना, ये उसको रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं. नाउ ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर. क्या ऑब्जेक्ट्स जो है, ये अनदर प्रॉपर्टी है कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो सिंक करेंगी, डूब जाएंगी या पानी के ऊपर तैर जाएंगी. While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solids is separated out from water. You may have also noticed that with some liquids in activity 5, some of these materials that did not mix with water floated to the surface of water. Now others may have sunk to the bottom of the tumbler. अब जब हम एक्टिविटी 4 कर रहे थे तब आपने ये नोटिस किया था कि जो भी insoluble solids थे वो पानी में मिक्स नहीं हुए थे, वो अलग ही थे पानी में as it is. Now you may have also noticed with some liquids in activity 5. अगर हम activity 5 की बात करें तो कुछ जो मटेरियल्स थे ये पानी में मिक्स हो गए थे और जो कुछ जो थे, जो ऑयल्स जो थे वो फ्लोट कर रहे थे सरफेस के ऊपर. कुछ जो है वो टम्बलर में सिंक हो गए थे, है ना, बॉटम ऑफ द टम्बलर. नाउ वी नोटिस मेनी एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक. तो हमने अभी से बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं जिसमें कुछ चीज़ें हैं जो पानी में डूब जाती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो पानी के ऊपर ही तैरती रहती हैं. Dried leaves fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into this pond, है ना. तो दो चीज़ें हैं और दोनों ही हम पानी में फेंक रहे हैं, एक डूब जा रही है और एक तैरती है. Now few drops of honey that you let fall into a glass of water, what happens to all of these? Bujo would like you to give him 5 examples each of objects that float and those that sink in water. What about testing the same materials to see if they float or sink in other liquids like oil? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ पानी में डूब रही है वो ऑयल में भी डूब जाएगी. मे भी हो सकता है कि वो ऑयल में फ्लोट करे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज ट्रांसपेरेंसी. तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी मीन्स हम कितना उसमें से आर पार देख सकते हैं एक पर्टिकुलर चीज से. नाउ यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक. Think of some places where you would like to hide so that you are not seen by others. Why did you choose those places? Would you have tried to hide behind a glass window? Obviously not, as your friends can see through that and spot you. Can you see through all the materials? तो जब भी हम छोटे थे तब हम हाइड एंड सीक खेलते थे, अभी भी खेलते होंगे. तो हम यूजुअली कहाँ छिपते हैं जहाँ से हम दिखाई ना दें. क्या हम किसी ग्लास के पीछे छुपेंगे क्या?
हम ग्लास के पीछे बिल्कुल भी नहीं छिपेंगे क्योंकि हम वहां से बिल्कुल विजिबल हो जाएंगे अपने फ्रेंड्स जो हमें ढूंढ रहे हैं। तो क्या हम सारी ही सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्ट के आर पार देख सकते हैं क्या? नो। Those substances or materials through which things can be seen are called transparent. तो वो ऑब्जेक्ट जिनके हम आर पार देख सकते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, जैसे कि ग्लास, वाटर, एयर और कुछ प्लास्टिक के सामान। Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatables in transparent containers of glass or plastic so that buyers can easily see these items. तो जब भी हम कोई टॉफ़ी खरीदने जाते हैं तो यूजुअली हम देखते हैं कि जो शॉपकीपर है वो कांच के या प्लास्टिक के बॉटल्स में सामान रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो इजीली विजिबल हों और बच्चे उनको खरीद सकें। Now on the other hand, there are some material through which you are not able to see. These materials are called opaque. तो वो चीज़ें जिनके हम आर पार नहीं देख सकते, तो उन चीज़ों को, मटेरियल्स को हम कहते हैं ओपैक। नाउ यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन ए क्लोज्ड वुडन बॉक्स, अ कार्डबोर्ड कार्टन और अ मेटल कंटेनर। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपैक मटेरियल। तो अगर डोर वुड का है तो हम आर पार नहीं देख सकते, लेकिन अगर वही डोर ग्लास का है तो हम उसके आर पार देख सकते हैं। तो वुड ऑब्वियसली ओपैक है ना, ओपैक का एग्जाम्पल है, और ग्लास जो है ये ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल है। नाउ डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कंफ्यूजन एज ईदर ओपैक और ट्रांसपेरेंट? तो क्या हम बिना कंफ्यूजन के चीज़ों को कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये ट्रांसपेरेंट है और ये ओपैक है, इसके हम देख सकते हैं आर पार और इसके हम आर पार नहीं देख सकते? Now here one activity is given. Take a sheet of paper and look through it towards a lighted bulb. Make a note of your observation. Now put 2-3 drops of some oil and spread it on the sheet of paper. Look again towards the lighted bulb. Through that portion of the paper on which the oil has been spread, do you find that the bulb is more clearly visible than before? तो इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको एक पेपर लेना है और उससे आपको जो है जहाँ पर बल्ब जल रहा है वहाँ पर आपको दिखना है उससे। तो मे बी थोड़ा सा ब्लर दिखेगा आपको, है ना, बल्ब उतना क्लियर नहीं दिखेगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, एक ऑयल लेना है और उसमें स्प्रेड कर देना है, कोई भी ऑयल लेकर उस पर स्प्रेड कर देना है। नाउ वंस अगेन यू हैव टू सी द बल्ब। अब बल्ब जो है वो पहले से ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? But you can see clearly through the oiled paper. Is everything on the other side of it visible? Perhaps not. The materials through which objects can be seen but not clearly are known as translucent. तो ये जो है हमने ऑयल लगाने के बाद में जो है अब जो बल्ब दिख रहा है ये हमें अभी भी बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा कि जितना कि हमें बिना उस पेपर के दिखेगा। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन होती है जिसमें ना हमें प्रॉपर दिख रहा है और ना ही प्रॉपर हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो जो क्लियर जो हमें नहीं दिख रहा है दैट इज ट्रांसलूसेंट। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट और ओपेक के बीच में आता है जहां से हमें क्लियर, उतना क्लियर नहीं दिखता बट विजिबल होता है, हमें वो चीज़ दिखाई दे रही होती है। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स, दैट वाज ट्रांसलूसेंट टू। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल? हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि जहाँ पर हमने फैट का टेस्ट किया था एक पेपर को फैट टेस्ट करने के लिए, वो भी एक एग्जाम्पल है ट्रांसलूसेंट का ही। क्या आप और एग्जाम्पल दे सकते हो ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट के? Now पहली suggest covering the glass of a torch with your palm at a dark place. Switch on the torch and observe the other side of the palm. She wants to know whether palm of your hand is opaque, transparent or translucent. Now what is it? As you can see in the picture कि जहाँ पर टॉर्च के ऊपर उसने ऑन करके अपना हाथ रखा हुआ है। अब ये एक एग्जाम्पल किसका है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, ये भी एक एग्जाम्पल है ना। लाइट ऑन करने के बाद ये ट्रांसलूसेंट की तरह परफॉर्म कर रहा है। नाउ वी लर्नड दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स। They may float or sink in water or may be transparent, opaque or translucent. Materials can be grouped on the basis of similarities or differences in their properties. तो हम कह सकते हैं कि जो मटेरियल हैं वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से अपीयर हो सकते हैं, उनके प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ पानी में डूब रहे हैं तो वो अदर लिक्विड में तैर भी सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा ही वो शो करेगा। और अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ ट्रांसपेरेंट है
एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि वो ओपेक या ट्रांसलूसेंट नहीं हो सकती ना। मटेरियल उनके जो है हम प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर उनको हम कैटेगराइज करते हैं या ग्रुप करते हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल? तो क्वेश्चन ये है कि हमें उस मटेरियल्स को ग्रुप में क्यों डालना पड़ता है। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल फॉर अवर कन्वीनियंस। तो ऑब्वियसली हमारे कन्वीनियंस के लिए हमें आसानी होती है उनको ग्रुप में डालने से। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच ए मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। हम घर में भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको टुगेदर प्लेस करते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, है ना। हम अपने बुक्स अलग रखते हैं, अपने कॉपीज को अलग जमा कर रखते हैं, है ना। हम अपने पेंसिल बॉक्स में भी इस तरीके से सॉर्ट करके सामान को जमा कर रखते हैं। Now, similarly, a grocer usually keeps all type of biscuits at one corner of his shop, all soaps at another, while grains and pulses are stored at some other places. तो यूजुअली हम किसी अगर मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर हमें सारी जो चीज़ें हैं लाइक जो बाथरूम में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो हमें एक कॉर्नर में मिल जाएंगी, स्टेशनरी के लिए एक अलग कॉर्नर मिल जाएगा, अगर अपैरल्स हैं, कपड़े हैं, तो वो हमें एक अलग कॉर्नर में मिल जाएंगे। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम ईजिली सामान को फाइंड आउट कर सकें, है ना। हमारे लिए लोकेट करना ईजी है ऐसे अरेंजमेंट से। देयर इज अनदर रीजन वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। तो इसके लिए एक अलग रीजन भी है कि ऐसे ग्रुपिंग क्यों किया जाता है। डिवाइडिंग मटेरियल इन ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दीज प्रॉपर्टी। तो ग्रुपिंग करने से हमें एक और बेनिफिट ये होता है कि हम उसको स्टडी, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में ईजी होता है और उसके पैटर्न्स, उसकी प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करना हमारे लिए इजी हो जाता है। नाउ वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। तो जब आप बड़ी क्लासेस में आओगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, कैसे अलग अलग मेटल्स को, नॉन मेटल्स को कैसे ग्रुप किया है, गैसेस को अलग तरीके से ग्रुप किया है, तो ऐसा क्यों किया है, ये आप फर्दर क्लासेस में you will study.